हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, ये है घटना चक्र पॉइंटर और फ्रेंड्स ये है जीव विज्ञान का। तो बायो का ये घटना चक्र पॉइंटर है और जो घटना चक्र पॉइंटर होता है वो जो भी हमारी घटना चक्र बनी है उन्हीं का समेसन रूप होता है यहाँ पर। तो ये घटना चक्र पॉइंटर रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ में किसी भी तरह आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमने इसी घटना चक्र पॉइंटर को और भी विषयों को बनाया है, तो वो भी आप इसको देख सकते हैं। और चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम जीव विज्ञान की ये जो उपशाखाएं हैं, पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा। बाकी जो भी इसके सारे टॉपिक रहेंगे हम सब डिस्कस करेंगे। तो पहला अपना टॉपिक है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी अध्ययन करता है। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान जो है वो किसका अध्ययन करता है? तो जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है। कौन? जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। यहाँ पर देखिए सही सुमेलन करना है हमें। तो पक्षी का सुमेलन है आर्थिनोलॉजी से। क्यों? क्योंकि पक्षी के अध्ययन को या पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम आर्निथोलॉजी कहते हैं। वंशगति इसको कहते हैं जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक्स हायरार्की जो होती है वो वंशगति कहलाती है। यानी कि हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण प्राप्त होते हैं वो जेनेटिक्स या जीन्स के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? जेनेटिक्स कहेंगे। पर्यावरण को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी यानी पर्यावरण को हमने पढ़ा भी है, घटना चक्र पॉइंटर भी हमने डिस्कस किया है। पर्यावरण मतलब इकोलॉजी से संबंधित है। और जीवाश्म इसको बोलते हैं पैलियोबायोलॉजी। जीवाश्म क्या होते हैं? कि ऐसे पौधे या ऐसे जंतु जो बहुत पहले मौजूद थे और उनकी मृत्यु हो गई, वो चट्टानों पे दबे हुए हमें मिलते हैं, जिन्हें हम जीवाश्म के रूप में जानते हैं या जीवाश्म कहते हैं। और इनका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? पैलियोबायोलॉजी कहलाता है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। और कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करता है या अध्ययन से संबंधित है, वह है जननांकी। तो जननांकी का मतलब है कि जो जनसंख्या है उसका जो अध्ययन है उसे हम कहेंगे जननांकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं फ्रेंड इथनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। तो बायोनिक्स क्या है? कि जो भी हमारी जीव जगत है इनका गुण या इनकी जो भी कार्य पद्धति है, जो भी चीज़ें हैं, इनको अध्ययन करना और कैसे मशीनी जगत में उपयोग करके इनका अध्ययन कहलाता है बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत का अध्ययन जो है किसका किया जाता है? पादप जीवाश्म यानी फोसिल्स का अध्ययन किया जाता है। फोसिल्स वही जीवाश्म यानी कि जो बहुत पहले जंतु हों या फिर पेड़ पौधे हों थे और वो मृत्यु हो गई उनकी, वो अगर चट्टानों पे दब गए तो वो जीवाश्मों के रूप में हमें मिलते हैं। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। तो रेशम के जो कीट हैं ये शहतूत के पेड़ में पाले जाते हैं और इस प्रक्रिया को यानी कि रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये लगभग हर एग्जाम में पूछता है। कभी सुमेलन के लिए पूछ लेता है या कभी सीधे सीधे पूछ लेता है। यहाँ पर देखिए और भी दिए गए हैं कि खेती और खेती का नामकरण, यानी कि कोई खेती अगर हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? जैसे फूलों का खेती है जो, तो फूलों की खेती को क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर। अगर फसलों की खेती है तो इसको एग्रोनॉमी कहते हैं। फसलों में कई फसलें उगाई जा सकती हैं या कई फसलें उगाई जाती हैं, तो फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। और सब्जियों की खेती को कहते हैं ओलेरीकल्चर। फलों की खेती को कहते हैं पोमोलॉजी। और पिसीकल्चर ये है मछली पालन। तो मछलियों की खेती होती है तो जो पाली जाती हैं मछलियाँ, तो उसे क्या कहते हैं? पिसीकल्चर कहते हैं। और हार्टिकल्चर जो है वो बागवानी यानी फल फूल सब्जी इनका जो कृषि की जाती है, इनका जो उपज किया जाता है, तो इसे हम हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ओलेरीकल्चर। तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को हम ओलेरीकल्चर कहते हैं। फिर से देखिए यहाँ पर हमें सही सुमेलन के लिए दिया गया है।
तो लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है शब्दकोश का संकलन। एक चीज़ और फ्रेंड्स, ये देखिए आपको डायरेक्ट फैक्ट मिल रहे हैं तो ये आपको तुरंत हो सकता है ना याद हो, तो आप इनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बहुत है, ये आते ज़रूर हैं एग्जाम में। और ये जो घटना चक्र पॉइंटर है, ये वही सारी चीज़ें इसमें दी गई होती हैं जो एग्जाम्स में आई गई होती हैं। तो घटना चक्र जो है वो भाई अपना चाहे यूपी हो तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और इसके साथ साथ में यूपीएससी, तो इन सब के जो प्रश्न आए होते हैं उन्हीं का जिस्ट है फ्रेंड्स ये। तो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा फैक्ट मिले, आप इनको बार बार दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लेक्सिकोग्राफी जो है शब्दकोश का संकलन या संयोजन कहलाता है लेक्सिकोग्राफी। फिलोलॉजी किसे कहते हैं? तो फिलोलॉजी होता है भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन कहलाता है फिलोलॉजी। आइकोनोग्राफी होता है प्रतिमाओं या फिर चित्रकला का अध्ययन कहलाता है आइकोनोग्राफी। आइकॉन का मतलब ही होता है, जैसे कंप्यूटर में आइकॉन कहते हैं, तो जो चित्र बना होता है उसे हम कहते हैं आइकॉन। तो इसी प्रकार से आइकोनोग्राफी क्या हो गई? प्रतिमाओं या फिर चित्रकला का अध्ययन जो है वो आइकोनोग्राफी कहलाता है, क्योंकि ये आइकॉन से बना हुआ है। विटीकल्चर, तो विटीकल्चर क्या है फ्रेंड्स? जो अंगूर का उत्पादन है उसे हम कहते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर के अंतर्गत उत्पादन होता है किसका? अंगूरों का। कीटवर्धन या कीट संवर्धन, तो कीट संवर्धन का मतलब क्या है कि कीटों की वृद्धि का विज्ञान, कीट संवर्धन। जैसे कि खाद जो बनाई जाती है, यहाँ पर आगे दिया भी है देखिए कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा है? तो अर्थवर्म। अब ये वर्मी कल्चर क्या है? वर्म का मतलब ही होता है कीट, तो वर्मी कल्चर मतलब कीटों को बढ़ाना, तो कीट संवर्धन। तो इससे क्या होता है कि जैसे जब हम खाद बनाते हैं तो खाद जैसे गोबर हमने डाल दिया, अब इस गोबर में जो केचुआ है, जो अन्य जीव हैं, उनकी वृद्धि की गई, तो इसे ही हम कहते हैं कीट संवर्धन। और ये वृद्धि क्यों की जाती है? ताकि ये जो वेस्ट है इसको वो जल्दी से खाद में प्रोड्यूस कर दें, खाद में उसको कन्वर्ट कर दें, बदल दें। जेरेंटोलॉजी संबंधित है, ये संबंधित है फ्रेंड्स किससे? वृद्धों के अध्ययन से। जेरेंटोलॉजी को आप ऐसे समझते हैं कि जैसे जरा जीर्ण होना है ना, जीर्ण होना किसी चीज़ का, बूढ़ा होना, खत्म होना, तो उसे ही क्या कहेंगे हम? जेरेंटोलॉजी। तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत हम वृद्धों का अध्ययन करते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को हम क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी, यानी कि जीर्ण अवस्था का अध्ययन जेरेंटोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स का अध्ययन, ये क्या है? अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन। जेनेटिक्स, विचरण का मतलब यहाँ पर है वही हायरार्की, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना, और वो जीन्स के माध्यम से जाता है, तो इसीलिए इसको जेनेटिक्स कहते हैं। तो अनुवांशिकता क्या है कि एक पीढ़ी के गुण जो हैं वो दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, जाते हैं, इसे ही हम अनुवांशिकता कहते हैं, और इसके अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। पैडोलॉजी संबंधित है किससे? मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को हम पैडोलॉजी नाम से जानते हैं। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी, और सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेटोलॉजी। सर्प और सर्प से सर्पेटोलॉजी, तो सर्पों के विषय में जो जानकारी प्राप्त करना या अध्ययन करना सर्पेटोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान, और फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी व बैक्टीरियोलॉजी में बेमेल कौन है, मतलब अलग कौन है? तो साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी क्या है? मनोविज्ञान है, ये मन का विज्ञान है। और यहाँ पर जो देखिए जो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, ये जो है ये अलग है ना, क्योंकि ये किसी न किसी जंतु से या उससे संबंधित उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजी ये क्या है? मन का विज्ञान है साइकोलॉजी। और अगला है देखिए यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स से क्या होता है कि मृदा विहीन पादप का संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक टब है, तालाब है, इसमें क्या है कि हमने कुछ ऐसे पौधों को ऊपर से लटकाया कि यहाँ पर नीचे से हम इसको पोषण देते रहेंगे पानी के माध्यम, पानी में घोल देंगे उनको, और ये मतलब मृदा में नहीं रहेंगे, तो इस प्रकार से इनको क्या कहेंगे? हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे, जो कि मृदा विहीन, बिना मिट्टी के उगाना। अगला देखिए अपना टॉपिक है जैव विकास। तो जैव विकास यानी कि जीवों का जो विकास है उसका टॉपिक है ये। दिए गए युग्मों के सही कालक्रमबद्ध को चुने, जो सबसे पुराना है वह पहले आएगा।
तो यहाँ पर देखिए जीवों का जो अध्ययन है, तो सबसे पहले कैसे जीव आए उनके बारे में यहाँ क्रम बताना है हमें। तो पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन और होलोसीन। तो ये इनका क्रम है कि जो कालबद्ध है, मतलब कि पहले कौन आया फिर बाद में। तो सबसे पहला इसमें था पैलियोसीन और लास्ट में इसमें क्या है, होलोसीन है। मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से प्राचीन आदिम यानी टाइम में पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। तो कौन सी अनुपस्थित थी, ऑक्सीजन। मतलब कि जब बिग बैंग हुआ तो उस समय उसके कुछ बाद में भी जो पर्यावरण है यानी कि पृथ्वी है, तो इसमें देखिए मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी गैसें तो उपस्थित थीं, लेकिन ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी, नगण्य थी एकदम से। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब धीरे धीरे शैवालों की उत्पत्ति हुई कहाँ, समुद्र में। तो शैवालों की उत्पत्ति होने से ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि शैवाल स्वपोषी होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो शुरुआत में इस प्रकार से ये नहीं थी। अगला है देखिए, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था। तो पृथ्वी में जीव का उद्गम लगभग 2 अरब साल पहले हुआ था। अब देखिए क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है, तो पहले बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद में आकाश गंगाएं बनी, फिर आकाश गंगाओं के बाद में फिर हमारे जो सूर्य बने यानी कि तारे बने, तारों से फिर ग्रह बने, फिर ग्रहों के बाद में फिर इनमें जो क्रियाएं हुई उनसे बना जीवन। तो अगर हम ये देखें कि जीवन पृथ्वी में कब आया, तो लगभग 2 अरब साल पहले जो है वो जीवन की उत्पत्ति हुई। और जीवन की जो उत्पत्ति है वो सबसे पहले सागरों में हुई थी और ये एक कोशिकीय जीव के रूप में हुई थी। फिर धीरे धीरे एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय आए, फिर जलीय से स्थलीय जीव आए और इस तरह से डेवलपमेंट जो है वो होता रहा। तो पृथ्वी पर जो जीवों की उत्पत्ति या जीवों का जो उद्गम हुआ वो लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व में हुआ है। नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा और यूग्लिना में से पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो नील हरित शैवाल। देखिए सबसे पहले जो पृथ्वी पर आने वाला जो जीव है वो नील हरित शैवाल ही है और इसी नील हरित शैवाल की वजह से पृथ्वी में ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़ी थी। नहीं तो पहले हमने ऊपर देखा भी ऑक्सीजन नहीं थी पृथ्वी में। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है। तो ये किससे आधारित है, देखिए ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर आधारित है। देखिए जो डार्विन है, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका सिद्धांत दिया, तो इनके जो सिद्धांत थे उनमें से देखिए एक तो ओवर प्रोडक्शन था। ओवर प्रोडक्शन का मतलब ये है कि अगर सुगम स्थितियां होंगी तो क्या होगा, जीवों का प्रोडक्शन होगा, जीव मतलब पैदा होंगे, ज़्यादा पैदा होंगे, तो ओवर प्रोडक्शन होगा। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन तो होगा, जीव तो बनेंगे, लेकिन कौन एग्जिस्टेंस कर पाएगा, यानी कौन रह पाएगा, स्ट्रगल होगा उनके बीच में। और स्ट्रगल के बाद में जो जीव मजबूत होगा वही क्या होगा, सरवाइव कर पाएगा, दूसरा जीव नष्ट हो जाएगा। तो प्रकृति में अभी जो मानव है, जैसे तो मानव ने स्ट्रगल किया होगा अन्य जीवों से, पहले मान लीजिए बंदर रहा होगा और प्रजातियां रही होंगी, उनसे इसने क्या किया, स्ट्रगल किया। क्योंकि इसके पास में जो दिमाग है वो विकसित अवस्था में आने लगा, तो इसने अन्य जीवों को क्या किया, मात दे दी और इसके बाद में उस स्ट्रगल में ये आगे बढ़ गया। तो ये इसके बाद देखिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि वही सर्वाइव कर पाएगा जो ज़्यादा फिटेस्ट होगा, ज़्यादा मतलब मजबूत होगा, ज़्यादा फिट होगा। तो इस प्रकार से ये जो नियम है ये डार्विन के नियम थे, जिससे उन्होंने जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया या फिर बताया उन्होंने कि कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई। विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, प्रतिपादक था फ्रेंड्स ये चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन को ही क्या कहते हैं, विकासवाद का प्रतिपादक कहते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ये जो किताब है द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ये किसने लिखी है, डार्विन ने लिखी है। और जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, लामार्क। देखिए लामार्क जो हम पहले भी पढ़ते हैं छोटे में कि जो जिराफ है उसकी गर्दन धीरे धीरे कैसे बड़ी हो गई, तो ये जो सिद्धांत है इसको किसने दिया,
लैमार्क ने दिया। यानी जीव विकास का इवोल्यूशन का जो सिद्धांत है सर्वप्रथम किसने दिया? लैमार्क ने दिया था। इसने बताया था कि अगर अंगों का प्रयोग ज़्यादा होगा तो वहाँ पर उन अंगों का विकास होगा और उन्हीं अंगों का जो विकास होगा उसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा? ट्रांसफ़र होता जाएगा। इसी प्रक्रिया से इन्होंने बताया था लैमार्क ने कि जो जिराफ है उसकी गर्दन बड़ी हुई है, क्योंकि जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी तो उसको नीचे घास मिल रही थी खाने को, फिर घास नीचे नष्ट हो गई किसी कारणों से तो उसको पेड़ों की पत्तियों को खाना पड़ा, तो वो थोड़ा ऊंचाई में थे तो उसने अपनी अगली टांगों को और गर्दन को क्या किया? ऊपर की ओर खींचना शुरू किया, उनका उपयोग ज़्यादा करना शुरू किया। और जब उपयोग किया तो उससे उस पर प्रभाव हुआ और वो आगे की जो उसकी टांगें हैं और गर्दन है वो धीरे धीरे लंबी होने लगी और वही फिर जो गुण है वो ट्रांसफ़र होने लगा पीढ़ी दर पीढ़ी। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डिब्रीज ने। अब विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत का मतलब ये है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में कन्वर्ट एकदम से हो जाती है। लेकिन अब देखिए, एक तो सिद्धांत ये कहता है कि जो जीवों का विकास है वो धीरे धीरे हुआ है, लेकिन दूसरा सिद्धांत ह्यूगो डिब्रीज जो बताता है वो कहता है कि नहीं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जो परिवर्तन है वो एकदम से हो जाता है। तो ये जो है ये ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। यहाँ पर देखिए सही सुमेलन करना है हमें, तो विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया है। और एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना दी है वीडल और टेटम। वीडल और टेटम ने क्या दिया? एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना दी है। ओपेरान अवधारणा क्या है? जैकब और मोनोड ने ओपेरान अवधारणा दी है। विकास का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, विकास का प्रमुख कारण है प्राकृतिक वर्ण। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो क्या है? प्राकृतिक वर्ण विकास का प्रमुख कारण है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना, यानी उनकी जो टांगे हैं वो एक प्रकार से लोप हो गई, अंगों का लोप होना, तो ये स्पष्ट क्या करता है? अंगों का उपयोग और अनुपयोग। अभी हमने देखा था कि लैमार्क ने यही बताया था कि अगर किसी अंग का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा विकसित होता है, अगर उसका उपयोग नहीं करते हैं तो वो कमज़ोर हो जाता है, धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है। तो यही सिद्धांत से बताया गया कि जो सांप हैं, जो अब उनके पास टांगे नहीं हैं, तो वो अंगों के उपयोग न करने की वजह से क्या हो गए? वो लिप्त हो गई हैं। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत से विलुप्त हो गई है तो वो चीता को ये बताया जा रहा है कि चीता विलुप्त हो गया, क्योंकि किसी भी प्रजाति को अगर उसके नेचुरल जो उसका प्लेस है वहाँ पर यदि वो 50 साल तक नहीं देखी जाती है तो ये मान लिया जाता है कि वो क्या है? विलुप्त हो गई है। तो चीता को माना जा रहा है कि भारत से विलुप्त हो गया। हालांकि हमने दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते को लाकर पुनः उसको इस्टेब्लिश करने के लिए मध्य प्रदेश का एमपी का एक कूनो नाम का उद्यान है, कूनो, तो इस कूनो में हमने क्या किया है? इसको लाके इस्टेब्लिश करने के लिए काम किया है। हाल ही में भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत देखिए ये नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते क्या किए गए हैं? लाए गए हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नॉन मानुस। तो क्रो-मैग्नॉन मानुस जो है वो आधुनिक मनुष्य के आज जो हम हैं हमारे जस्ट वो क्या है? पूर्वज हैं। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में आता है, तो ये डेनिसोवन क्या है? एक आदि मानव जाति यानी स्पीसीज के संदर्भ में ये आता है, डेनिसोवन। आर्कियोटेरिक्स जुरैसिक युग का पुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? एक जुरैसिक युग का एक पुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है, तो ये एक देखिए क्या है? पुरातन पक्षी है। और ये कड़ी किसकी है? ये कड़ी है सरीसृप और पक्षी की, यानी सरीसृप वर्ग और पक्षी के बीच की जो कड़ी है वो है आर्कियोप्टेरिक्स। मैमथ क्या है? देखिए मैमथ जो है वो हाथी का पूर्वज है एक प्रकार से, क्योंकि मैमथ जो होते थे वो हाथी की तरह ही होते थे और हाथी से ये थोड़ा विशाल होते थे, बड़े होते थे, इनके जो दांत हैं वो भी बड़े होते थे। लेकिन ये क्या है? मैमथ जो है हाथी का एक पूर्वज है। डायनासोर थे। डायनासोर कैसे थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। ये क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप वर्ग में आते हैं डायनासोर। तो डायनासोर रहे मेसोजोइक युग में रहे और ये मेसोजोइक युग के क्या थे? सरीसृप थे, यानी सरीसृप वर्ग में इनको रखा गया था। जीवों के विकास इवैल्यूएशन के संबंध में सही क्रम क्या है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है
सैलेमेंडर, अजगर और कंगारू, ये क्रम है जीवों के इवैल्यूएशन का, विकास का क्रम है। वर्ग की, अगला अपना देखिए टॉपिक क्या है, वर्ग की, तो इसको देखते हैं हम। जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है या ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे गए और पहचाने गए जो भी जीव हैं उनमें से सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, कीटों की। यानी कि हम ये सिंपल सा समझें कि जो आज हमारी पूरी पृथ्वी पर जीव मौजूद हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो किनकी है, कीटों की। सबसे ज़्यादा प्रजातियां कीटों की पाई जाती हैं। यहाँ पर कथन और कारक देखिए दिया गया है कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है और कारण है सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कथन यानी ए और कारण आर दोनों सही हैं, और यहाँ पर जो आर है यानी कारण है वो क्या करता है, स्पष्टीकरण है किसका लिए, कथन के लिए। तो देखिए क्या है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो ये विभंजन द्वारा उसकी कोशिकाओं का क्या होता है, विखंडन, बीच से टूटती हैं और वो दो में बढ़ती हैं। तो ये कह रहा है कि सभी एक कोशिकीय जो जीव हैं वो कैसे अलैंगिक जनन करते हैं, लैंगिक जनन नहीं करते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को या तापक्रम को हमेशा एक जैसा रखते हैं, जैसे कि मनुष्य क्या है, गर्म रुधिर वर्ग का है। और भी जो प्राणी हैं जैसे कि हम कह दें कि कुत्ता है, बिल्ली है, तो सब ये क्या है, गर्म रुधिर वाले हैं। तो इनका जो टेम्परेचर है, चाहे हम गर्मी में नापें चाहे सर्दी में नापें, हमारा जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री ही रहेगा। तो इसी प्रकार से गर्म रुधिर के जो सारे जंतु होते हैं उनका टेम्परेचर जो है शरीर का वो समान रहता है, एक जैसा रहता है। यहाँ पर सही कथन देखिए क्या है, सही कथन है गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में वात्सय आमतौर से विद्यमान होता है तथा उपास्थसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो ये यहाँ पर क्या है कि सही पॉइंट्स हैं। अगला पॉइंट देखिए, स्टार फिश, साफिश, पाइन फिश तथा गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है। तो स्टार फिश जो है फ्रेंड्स ये मछली नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए साफिश, पाइप फिश और ये गिटार फिश ये क्या है, मछलियाँ हैं, लेकिन स्टार फिश यहाँ पर मछली नहीं है। रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश तथा कैट फिश में से वह जो वास्तविक मछली यानी वास्तविक मीन है वो क्या है, कैट फिश। अब देखिए क्या है कि कुछ जीव ऐसे हैं जिनके नाम जो हैं वो मछली जैसे लगते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश, तो ये सब कैसी लग रही हैं कि ये मछलियों के ही नाम है, लेकिन ये मछलियाँ वास्तव में नहीं है। और यहाँ पर जो कैट फिश है ये एक मछली है। स्टार फिश, जेली फिश, हैग फिश तथा समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप से मछली है तो वो क्या है, घोड़ा, यानी कि समुद्री घोड़ा। अब देखिए हमने एक चीज़ देखा कैट है ना, यानी बिल्ली और घोड़ा, ये दोनों जब आएगा तो क्या है, ये मछलियाँ हैं, हमें ऐसे मतलब याद रखना है इसको। और सबसे बड़ा स्तनपायी क्या है, आप जानते ही होंगे, व्हेल है। और व्हेल में भी स्पर्म व्हेल जो है वो बहुत बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। तो व्हेल एक प्राणी है, कैसा, स्तनपायी प्राणी है। स्तनपायी प्राणी मतलब स्तनपायी जीव वो जीव होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं। तो लेकिन स्तनपायी का मतलब यही होता है जो बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो व्हेल को है, व्हेल जो है एक स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस तथा व्हेल में से स्तनपायी कौन है, तो व्हेल क्या है, स्तनपायी है। फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल तथा हम्पबैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। दांत वाली व्हेलों में स्पर्म व्हेल क्या है, सबसे विशालतम यानी बड़ी है। एकिडना कंगारू से ही तथा व्हेल में से वह जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, तो ये एकिडना है। तो एकिडना जो है वो क्या है, क्या करता है, अंडे देता है। बाकी ये कंगारू से ही, व्हेल, ये सब क्या देती हैं, बच्चे देती हैं। लोरिस, कंगारू, हैजहॉग एवं एकिडना में से वह स्तनधारी जो अंडे देता है क्या है, एकिडना। उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है, चमगादड़। देखिए जो चमगादड़ है ये स्तनपायी है, यानी ये बच्चे देता है और अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है, तो इसलिए ये उड़ने वाला है। लेकिन ये क्या है, चिड़िया नहीं है,
ये किस वर्ग में आता है, ये पक्षी वर्ग में ना आके चमगादड़ जो है स्तनपायी वर्ग में आता है। उड़ने वाले जीवों में से वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता, देखिए वही क्या है, चमगादड़ है, चमगादड़ जो कि स्तनपायी वर्ग में आता है। गोल्डन महसीर, इंडियन नाइटजार, स्पूनबिल एवं व्हाइट आइबिस में से पक्षी नहीं है। तो इनमें से देखिए जो गोल्डन महासीर है ये पक्षी नहीं है। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी है। तो इनमें से देखिए जो स्तनधारी है वो है समुद्री गाय, समुद्री गाय जो है वो इनमें से स्तनधारी है। और इसके साथ साथ में ये सिंह भी जो है वो भी क्या है, स्तनधारी है। तो समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये दोनों क्या है, स्तनधारी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन कैसी है, ये स्तनधारी है, यानी बच्चे देती है और बच्चों को दूध पिलाती है। सील मछली जो है ये भी एक स्तनधारी वर्ग में आती है। असल्क मीन, कैटफिश, अष्टभुज ऑक्टोपस, सीप, ऑयस्टर और हवासिल पेलिकन में वह जीव जो निस्यंदन भोजी यानी कि फिल्टर फीडर है वो है कौन सा, सीप ऑयस्टर। सीप ऑयस्टर क्या है कि वो फिल्टर फीडर है। पेंगुइन, व्हेल, ऑक्टर तथा कछुआ में से नृशंस प्राणी है। नृशंस प्राणी कौन सा इनमें, ऑक्टर यानी कि ऊदबिलाव नृशंस प्राणी है। केचुआ, जेलीफिश, सहस्त्रपादी यानी कि मिलीपीड, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स और कास्ट यूका यानी कि वुडलाइस में से वे जीव जो अपरदहारी हैं वो कौन से हैं, देखिए केचुआ, सहस्त्रपादी यानी कि मिलीपीड और कास्ट यूका यानी कि वुडलाइस। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है कि स्थल एवं जल दोनों में रहने वाले जो जीव हैं उनको हम कहते हैं एम्फीबिया या फिर उभयचर कहते हैं। तो ये जैसे कि अपना मेढक जो है वो जल में भी रह लेता है, स्थल में भी रह लेता है। तो इस प्रकार से जो प्राणी हैं उनको हम एम्फीबिया वर्ग कहते हैं या फिर एम्फीबिया कहते हैं। वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानरों के गुणों से या अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है वह है जानने की इच्छा प्रकट करना। तो ह्यूमन जो है इसमें जानने की इच्छा है और जानने की इच्छा के कारण ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मनुष्य जो है उसमें क्या है, जानने की इच्छा है, इसीलिए अन्य बांदरों से क्या है, भिन्न है। एक चीज और देखिए, जानने की इच्छा के कारण ही क्या होता है कि जो मनुष्य है, मनुष्य ऐसे विकास क्यों ज्यादा कर सका। जैसे मान लीजिए कि एक पीढ़ी थी हमारे, मान लीजिए पूर्वजों की पीढ़ी थी या फिर कहें हमारे जो पिता थे या पिता के पिता थे, तो एक पीढ़ी ने जो सीखा, जो दूसरी पीढ़ी होगी फ्रेंड्स वो कहाँ से उसके सीखे गए से आगे बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि एक व्यक्ति ने 1 से 10 तक सीखा, जो दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति होगा वो 10 के आगे सीखेगा। लेकिन बंदरों में क्या है कि अगर एक बंदर ने अपने पूरे जीवन काल में 1 से 10 तक सीखा तो दूसरा उसका जो बच्चा होगा वो फिर वही 1 से शुरू करेगा। तो मनुष्य में जो विकास हुआ, आज हम विकास की इस श्रेणी में हैं, वो इसी कारण है, जानने की इच्छा। और हम आज जो पढ़ पा रहे हैं या जान रहे हैं वो सीधे सीधे वहाँ से शुरू कर रहे हैं जहाँ से किसी ने समाप्त किया था। इसलिए जो विज्ञान है या इसलिए जो ज्ञान है उसकी जो क्रमबद्धता है वो ज़्यादा आगे बढ़ सकी और मनुष्य विकास कर सका, बाकी जीव विकास नहीं कर सके क्योंकि उनकी नई पीढ़ी वहीं 0 से फिर से शुरू होती है। गिबन, गोरिल्ला, लंगूर तथा ओरंगुटान जो हैं, कपी हैं, कपी नहीं है, ये क्या है, लंगूर है। मानव सदृश लघुतम कपी है। मानव सदृश, मानव जैसा दिखने वाला जो कपी है वो क्या है, गिबन है। और फ्रेंड्स एक बात, इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वो जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरन कुल में से नील गाय आती है। तो नील गाय किस में आती है, ये हिरन कुल में आती है नील गाय। हिरण, गीदड़, जेबरा और घोड़ा में से वह जंतु जिसमें खुर नहीं पाया जाता। तो खुर किस में नहीं पाया जाता, इसमें गीदड़, क्योंकि गीदड़ के क्या होते हैं, पंजे होते हैं। जैसे हम अगर बात करें कि बिल्ली के क्या होते हैं, तो बिल्ली के पंजे होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें जैसे हिरण हो गया या जेबरा हो गया, घोड़ा हो गया, गाय, बैल, भैंस, इनके सबके क्या होते हैं, खुर होते हैं। लेकिन यहाँ पर गीदड़ जो है उसके क्या होता है, पंजा। शेर के पास पंजा होता है, बिल्ली के पास पंजा होता है। ऑक्टोपस एक मृदु कवची यानी कि मोलस्क जीव है ऑक्टोपस। सबसे बड़ा
कशेरुकी है। सबसे बड़ा कशेरुकी कौन सा है? कोलोसल स्क्विड। कोलोसल स्क्विड क्या है कि एक सबसे बड़ा अकशेरुकीय जीव है। केकड़ा, बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी में से वह जीव जो अन्य 3 जीवों से या अन्य 3 जीवों के वर्ग में नहीं आता है वो है केकड़ा। तो केकड़ा, जिसमें देखिए केकड़ा, बरूथी, बिच्छू और मकड़ी, इनमें से जो केकड़ा है वो क्या है? इनसे अलग है। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। तो व्हाइट लेग हॉर्न किसकी किस्म है? ये कुक्कुट की, मुर्गे की किस्म है। तो लेग बोलते हैं ना, खाने में भी लोग बोलते हैं कि लेग पीस चाहिए, तो ये व्हाइट लेग हॉर्न किसकी? कुक्कुट की प्रजाति है। टिक और माइट वास्तव में होते हैं, क्या होते हैं? ये मकड़ी वंशी होते हैं। टिक और माइट मकड़ी वंशी होते हैं। जुगनू होता है एक कीट। जुगनू एक कीट होता है जो कि चमकता है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है, क्यों? क्योंकि इसके पास 8 टांगें पाई जाती हैं, इसलिए ये कीट से क्या होती है? भिन्न होती है। तितली, तिलचट्टा, मच्छर तथा मकड़ी में से कीट नहीं है। तो मकड़ी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी हमने देखा 8 टांगें पाई जाती हैं, 6 नहीं पाई जाती हैं, इसलिए ये क्या है कि ये इनसे अलग है। घरेलू मक्खी, खटमल, मच्छर और मकड़ी में से कीट नहीं है। तो कीट कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? यहाँ पर डेफिनेटली मकड़ी जो है वो कीट नहीं है, बाकी यहाँ पर कीट है। छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल तथा मच्छर में से वह जीव जिसका रक्त सफ़ेद होता है। तो तिलचट्टा जो है फ्रेंड्स, इसका जो कलर है, ब्लड का कलर जो है वो कैसा होता है? वो सफ़ेद होता है। मेढक, केंचुआ, सर्प और मोर में से लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। लाल रक्त कणिका यानी कि उसमें लाल रक्त नहीं पाया जाता है, किसमें? केंचुआ में। और बाकी जो मनुष्य हैं, जैसे मनुष्य कहें या फिर अन्य जीव कहें, उनमें लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन केंचुआ में लाल रक्त विहीन रक्त पाया जाता है, इसीलिए उसमें लाल रक्त नहीं पाया जाता है। वह जंतु जिसे भूमि का कृषक यानी जोतने वाला कहते हैं, केंचुआ, क्योंकि केंचुआ को किसान का मित्र भी कहते हैं। केंचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, उसको पोला कर देता है और उसकी जो क्षमता है उत्पादन की वो बढ़ा देता है। वह जीव जिसका कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए चींटी को भी उसी वर्ग में रखा गया, क्योंकि चींटी भी ज़मीन पे आखिरकार घर बनाती है, तो वो मिट्टी को क्या करती है? पोला कर देती है। जब चींटियाँ काटती हैं तो वे अंतः छेपित करती हैं, क्या? फार्मिक अम्ल, यानी कि जब चींटियाँ काटती हैं तो वहाँ पर जलन महसूस होती है। तो जलन इसलिए महसूस होती है क्योंकि चींटियाँ जब काटती हैं तो फार्मिक अम्ल को वो क्या करती हैं? वहाँ पर रिलीज कर देती हैं, छोड़ देती हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहते हैं? गोसर रेशम। गोसर रेशम मकड़ियों द्वारा उत्पादित किया जाता है। यहाँ पर सही कथन है, देखिए फीता कृमि जो हैं वो उभयलिंगी होते हैं और गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। फाइलेरिया सूत्रकृमि से होता है, फाइलेरिया जो रोग होता है, और गिनी कृमि जो है वो सूत्रकृमि है। वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। तो रात्रिचर देखिए मच्छर रात में ज़्यादा काटते हैं, चमगादड़ रात में उड़ता है और उल्लू भी रात्रिचर है क्योंकि उसको रात में ज़्यादा भी दिखता है। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करना है। देखिए तो क्या है कि जैसे केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है, इस प्रकार से इनमें से विचार करना है और हमें ये बताना है कि होगा कि इसमें से कौन सा इसमें सही है। तो आप ऐसे जानिए इसको कि देखिए क्या होता है कि जो नर मच्छर होते हैं वो रक्त नहीं चूसते हैं। नर मच्छर जो होते हैं वो जो फल हैं, फूल हैं, यानी कि हम कहें कि जो पौधे होते हैं उनका रस चूसते हैं, और इनके डैने यानी डंक जो होते हैं ना इनके, तो जो नर मच्छर होते हैं इनके डंक छोटे होते हैं और ये पौधों का रस चूसते हैं। लेकिन जो मादा मच्छर होती हैं उनके जो डंक होते हैं यानी डैने जो होते हैं वो बड़े होते हैं और ये रक्त चूसती हैं। जाहक यानी हेज हॉक, सैल मूसक यानी कि मारमाट और वज्र सल्क यानी कि पैंगोलिन में से वे जीव जो परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने पर या पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेट लेते हैं या और लपेटने के बाद में अपने को सुरक्षित करते हैं। तो ये हैं देखिए जाहक और वज्रसल्क,
ये इनके द्वारा क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए पेंगुइन जो होता है यानी कि चींटी खाने वाला आप देखे होंगे, तो जब इनको पकड़ा जाता है तो ये होते हैं कि अपने में ही सिमट के गोल गोल हो जाते हैं और इनकी बाहर की जो चमड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो ये अपनी रक्षा के लिए ये क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। मोलाक, ऊंट, जेब्रा तथा यूरोमैस्टक्स में से वह प्राणी जो अपनी आंत्र में जल का संग्रह करता है, ऊंट। अब देखिए ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, अपनी आंत में पानी भी स्टोर करता है और इसके कुबड़ में जो चर्बी होती है उससे ये अपने लाइफ को क्या कर देता है, सरवाइव करता रहता है लंबे समय तक। इसलिए ऊंट जो है वो रेगिस्तान के लिए उपयोगी है और इसके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, इसलिए ये रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। जिराफ, ऊंट, कंगारू तथा कंगारू चूहा में से वह जो बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है वो है कंगारू चूहा। कंगारू चूहा के अंदर एक ऐसी संरचना होती है कि जैसे जो भी मूत्र विसर्जन होता है वो लिक्विड रूप में होता है, लेकिन कंगारू चूहे में ऐसा नहीं होता। कंगारू में मूत्र विसर्जन भी ठोस रूप में होता है, तो पानी को वो रिसाइकिल कर लेता है। इसलिए कंगारू चूहा क्या है कि ऊंट से भी ज़्यादा दिनों तक क्या कर सकता है कि बिना पानी के रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। कंगारू चूहा जिराफ, गिलहरी तथा कौवों में से जो ठोस मूत्र विसर्जित करता है, देखिए ये एक कंगारू चूहा है ना, तो कंगारू चूहा के अंदर ऐसी संरचना पाई जाती है कि वो मूत्र लिक्विड ना विसर्जित करके ठोस करता है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो पानी है वो पानी रिसाइकिल हो जाता है, इसलिए वो लंबे समय तक बिना पानी पिए रह भी सकता है। सर्पों की विष ग्रंथियाँ समांग होती हैं कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के, यानी कशेरुकी प्राणियों की जो लार ग्रंथियां हैं उसी के समान सर्पों में विष ग्रंथियां पाई जाती हैं या जस्ट वैसे ही काम करती हैं। सांप के जहरीले विष दंत जो रूपांतरित होते हैं वो है जंभिका, यानी जंभिका दंत जो होते हैं वही उसके विष दंत होते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोद्भिद। शैल मतलब चट्टान और शैल में उगने वाले शैलोद्भिद, यानी कि चट्टानों में उगने वाले पौधे शैलोद्भिद। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में इसकी कमी होने से उगते हैं। देखिए कीटभक्षी जो पौधे होते हैं ये परपोषी नहीं होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो जहाँ पर क्या है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी वहाँ पर ये कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। और ये जो कीटभक्षी पौधे हैं ये कीटों को आहार के रूप में भी इसीलिए पकड़ते हैं क्योंकि इनको अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करनी होती है। और यहाँ पर देखिए ये जो घटपर्णी है, तो घटपर्णी क्या है, एक कीटभक्षी पौधा है। इसके साथ साथ में नेफंथीस जो है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर क्या है, कीटभक्षी पौधा है। तो घटपर्णी और नेफंथीस ये कीटभक्षी पौधे हैं। और जो देखिए कीटभक्षी पौधा होता है तो कीटभक्षी पौधे का कौन सा भाग जो है वो घट के रूप में होता है, तो पत्ता। देखिए उस जैसे मान लीजिए एक ये पत्ता है, तो ये पत्ता क्या है कि इस रूप में होता है कि यहाँ जब भी कोई जीव बैठता है तो ये इधर से इसको ढक लेता है, बंद कर लेता है। तो ये जो पत्ता है इसका, इस पत्ता को ही घट के रूप में, घड़ा के रूप में बनता है, जिसमें ये किसी भी आने वाले जीव को, कीट पतंगे को अपने में कैद कर लेता है और उसका नाइट्रोजन एक्सेस कर लेता है। नेफंथीस यानी कि घटपर्णी नामक दुर्लभ जो पौधा है वो मेघालय में पाया जाता है। तो मेघालय में उत्तर पूर्व क्षेत्र में ये काफ़ी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए हमें सुमेलन करना है। ईस्ट जो है वो किसके काम आता है, किण्वन के काम आता है। यानी कि हमें किण्वन यदि करना है तो किण्वन के लिए हम ईस्ट उपयोग करेंगे। कैसीन क्या है, एक प्रोटीन है, ये दुग्ध में देखिए जो दूध का धवल रंग यानी सफ़ेद रंग जो है दूध का, वो किसके कारण होता है, वो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। एलोवेरा क्या है, एक आवृत बीजी है, आवृत बीजी पौधा है। घटपर्णी को हमने देखा ये कैसा है, कीटभक्षी पौधा है क्योंकि ये कीटों को खाता है और अपनी नाइट्रोजन को पूरी करता है। अमरबेल क्या है, अमरबेल एक परजीवी है और ये तना परजीवी है क्योंकि अमरबेल है पीली पीली होती है और ये पेड़ों पर छैल जाती है और पेड़ों पर अपने चूसक जो है वो उसके अंदर डाल देती है और उसी चूसकों से फिर रस लेती रहती है और अपने को सर्वाइव करती है। तो अमरबेल क्या है, एक तना परजीवी है। चंदन में क्या है कि देखिए चंदन एक जड़ परजीवी है। चंदन कैसा है, जड़ परजीवी है। आर्किड क्या है कि आदिपादप।
अधिपादप ये आवास के लिए पौधे जो होते हैं वो दूसरे पेड़ों पर रह जाते हैं, इन्हें हम आर्किड कहते हैं। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है, तो ये क्या है, तना। तो तना है फ्रेंड्स, मतलब कि जो हल्दी है वो क्या है, एक प्रकार से तना है। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं राइजोम। तो ये जो हल्दी है ये एक प्रकार से तने का उदाहरण है और इस तने को हम क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और बने रहें इस चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।